राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 54 तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 55 के बारे में। अनुच्छेद 55 है वो क्या बात कह रहा है राष्ट्रपति के संदर्भ में? ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, निर्वाचन पद्धति किस प्रकार होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 54 में निर्वाचक मंडल था, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे ये बातें थी। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 55 में आएगी। अब निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के माध्यम से होता है? सबसे पहली बात है राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है। अगर हम पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय भी कहा जा सकता है इसे। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस पद्धति का प्रयोग और कहां किया जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के अंदर होता है। अब वहां और यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे विशेष रूप से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये तो हो गई पद्धति की बात। अब अगली बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके लिए न्यूनतम कोटा होता है। वो कोटा उस राष्ट्रपति को प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति है चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए उतना कोटा निर्धारित करना, कोटा बहुत जरूरी होता है। तो न्यूनतम कोटे की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव हेतु न्यूनतम इतने वोट प्राप्त करने बहुत जरूरी होते हैं। उसके लिए सूत्र है कुल वेद मत बटे निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति प्लस 1 इधर भी प्लस 1। ये सूत्र है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटे के लिए। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जितने वोट पड़े हैं उसमें से 50% वोट राष्ट्रपति को प्राप्त करने बहुत जरूरी है। 50% प्लस 1 ज्यादा। जैसे 100 वोट पड़े तो 51 वोट राष्ट्रपति को प्राप्त करने पड़ेंगे जीतने वाले कैंडिडेट। अगर वो नहीं प्राप्त कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं जीत सकता। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, इसलिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा? अमूमन देखा जाता है कि भारत में 2 राजनीतिक गठबंधन चलते हैं, एक एनडीए गठबंधन चलता है, एक यूपीए गठबंधन चलता है। जैसे वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये कौन से गठबंधन से बने हुए? एनडीए गठबंधन से 2017 बने। तो एनडीए गठबंधन का मतलब केंद्र में सरकार जिसकी होती है लगभग राष्ट्रपति उसी का बनता है। केंद्र की सरकार वर्तमान में 2017 की बात करें तो उस समय भाजपा की थी और लगभग 19 राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी की सरकार थी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बनना किसका तय था? बीजेपी का, एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए रामनाथ कोविंद, और यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बनाए उसके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने के लिए आए वो थे मीरा कुमार। महिला थी, वैसे नाम उसका मीरा कुमार। तो रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार ये चुनाव लड़े। रामनाथ कोविंद
वो दूसरे थे मीरा कुमार। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले, हमने बात की कि संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं। अब जो भी वोट डालने जाएगा वो क्या करेगा, इन दोनों को वोट देगा, दोनों को वोट देने पड़ेंगे। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले रहा है, इस पद्धति का मतलब है कि वो दोनों को वोट डालेगा, रामनाथ कोविंद को भी वोट डालेगा और मीरा कुमार को भी वोट डालेगा, दोनों को डाला गया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि फिर दोनों को वोट डालेगा फिर चुनाव का क्या मतलब, दोनों को वोट डाल रहा है फिर चुनाव का क्या मतलब हुआ, ऐसे ही तो चुनाव, अब देखिए वोट डाल रहा है दोनों को, लेकिन जीतेगा एक, इसका तरीका समझिए, इस बात को समझिए। देखिए अब इनके चुनाव के अंदर एक तो वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता है, पहली बात तो ये। आप सरपंच के चुनाव में आजकल वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगे हैं। इसके अलावा विधायक का वोट डालने जाते हो आप, विधायक उस समय वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। इसके अलावा वार्ड पंच के भी चुनाव आजकल वोटिंग मशीन से होने लगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं होता, इनका चुनाव होता है मत पत्र से। राष्ट्रपति के चुनाव में मत पत्र है, उस मत पत्र के माध्यम से चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मत पत्र के अंदर जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी अपनी अपनी पसंद तय करनी पड़ती है। एक लाल कलर का मत पत्र होता है, एक गुलाबी कलर का होता है। लाल कलर का होता है सांसदों के लिए, जो सांसद होते हैं, सांसद संसद के सदस्य होते हैं, उनके लिए लाल कलर का मत पत्र होता है। और जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनको क्या है, गुलाबी कलर का मत पत्र दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। तो लाल कलर का मत पत्र का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करते हैं, तो सांसद करते हैं या संसद के सदस्य करते हैं। गुलाबी कलर के जो मत पत्र का प्रयोग कौन करते हैं, तो इसके अंदर गुलाबी कलर के मत पत्र का प्रयोग कौन करते हैं, विधायक करते हैं। अब वो जैसे मान लो ये मत पत्र है, ये दो कैंडिडेट खड़े हैं, ये मत पत्र है। अब उदाहरण के लिए आप में से कोई व्यक्ति है, वो संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य, वोट डालने जाएगा, दोनों को वोट डालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एक कैंडिडेट दो कैंडिडेट, दोनों को वोट डालने पड़ेंगे। जैसे आप गए, पहला वोट आपने किसको दिया, रामनाथ कोविंद, पहली पसंद आपकी क्या है, रामनाथ कोविंद। फिर दूसरी पसंद क्या है, मीरा कुमार। ध्यान रखना, एक पसंद में एक ही व्यक्ति हो सकता है, दूसरी पसंद में दो, तीन हो तो तीन हो जाएंगे, चार कैंडिडेट हो तो चार पसंद हो जाएंगे। वोट सभी को डालना पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आपको वोट डालने जाना पड़ेगा। जो भी आप नहीं, मान लो आप अगर सदस्य हो संसद के, तो अन्यथा आपको कोई वहां शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर आपने पहली पसंद मीरा कुमार की यहाँ पर भी टिक कर दिया, इसका मतलब आपका वोट खारिज हो जाएगा, रद्द माना जाएगा। आपने पहली पसंद रामनाथ कोविंद और दूसरी पसंद मीरा कुमार किया, इसका मतलब आप पहला राष्ट्रपति किसको लेना चाहते हो, रामनाथ कोविंद को लेना चाहते हो, दूसरा किसको लेना चाहते हो, मीरा कुमार को लेना चाहते हो। अब इनमें से जिनको ज्यादा वोट पड़ेंगे जीते। अब उदाहरण के लिए मान लो कि तीन कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। उदाहरण के लिए अपन बात करें, तीन कैंडिडेट आ गए, तो तीन कैंडिडेट जैसे एक नंबर वाला है ए, उसको कितने मिले, 40% मत मिले। बी है, उसको 35% मत मिले। सी है, उसको 25% मत मिले। अब आपको वोट सबको डालना पड़ेगा। अब ना तो ये 50% का आंकड़ा तय कर पा रहा है, ये 35 है, ये 25 है। अब इनमें से कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्योंकि 50% ये न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। 50% हो ही नहीं रहे, 40% मत प्राप्त कर रहा है इससे। ये 35, ये 25, क्या दोबारा चुनाव वापस होगा, वापस होगा नहीं होगा, फिर कैसे होगा, 35 और 25 एक साथ होंगे। देखिए इस बात को समझिए, वापस ध्यान लगा के देखना, इधर जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए, बातें बाद में होती रहेगी। ये 25% है उदाहरण के लिए, 25%, यानी सीधी बात है कि ये तो चुनाव से बाहर हो रहा है। जिन व्यक्तियों ने पहली पसंद के तौर पर सी को चुना था, सी तो बिल्कुल बाहर हो रहा है, कोई मुकाबले में नहीं।
ऐसी स्थिति में जैसे सी वाले 25% वोट है, ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, इन दोनों में होंगे, इन दोनों में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मान लिया कि 25% वोट है वो सी को मिले, इनमें से 5% जो दूसरी पसंद के रूप में था वो ए था, तो 5% इधर चले गए, तो टोटल कितने हो गए इसके 45, इसके 35 थे, और 20% दूसरी पसंद के रूप में लोगों ने किसको चुना, बी को चुना, तो इसके कितने हो गए 35 और 20 55, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा, बी। इस तरीके से चुनाव होता है राष्ट्रपति, 50% निर्धारित करना बहुत जरूरी। अब क्योंकि मैंने अभी आपको एक उदाहरण देकर बताया कि जितने कैंडिडेट होंगे प्रत्येक कैंडिडेट को वोट डालना पड़ेगा, उसको पसंद होती है 1 2 3 4 5, आपकी पसंद 1 नंबर वाला कैंडिडेट, जैसे मान लो सी था आपकी 1 नंबर, सी को चुनाव से बाहर हो रहा है, कोई मुकाबले में नहीं, ऐसी स्थिति में आपने दूसरी पसंद तो किसको चुना होगा, तीसरी भी चुना होगा, 3 कैंडिडेट, तीनों को आपने वोट डाले, तो पहली पसंद आपने सी को चुना, इसका मतलब आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, इसका मतलब इस वाले वोट खराब नहीं होंगे, यहाँ आ जाएंगे। आपने दूसरी पसंद के रूप में इसको चुना है तो आपका वोट यहाँ आ जाएगा, या दूसरी पसंद के रूप में इसको चुना है तो आपका वोट यहाँ हो जाएगा, फिर इन दोनों में जो ज्यादा मत प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा। अभी तक भारत में ऐसा हुआ नहीं, दोहरा जो मतदान है डबल राउंड में ऐसा हुआ नहीं, अमूमन पहले ही राउंड में काम हो जाता है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसका राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन 1969 में क्या हुआ था, 1969 में वीवी गिरी, आपको पता होना चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। जाकिर हुसैन थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए पहली मृत्यु प्राप्त भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो आंसर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस पद को संभालने का काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या अनुच्छेद 65 ये है कि उसको उपराष्ट्रपति संभाले। लेकिन वीवी गिरी क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में आ गए। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा देश का पद कौन संभालेगा, आप सब प्रश्न। ऐसा हुआ भारत में एक बार 1969 वाला, जब भारत के अंदर राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है और उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कामकाज कौन करेगा, बताइए, दोनों ही नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे 1969 में, मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। और 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में मुकाबला था, तो पहले जो यूपीए गठबंधन था उसने किसको दे दिया था समर्थन, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या कर दिया था, नीलम संजीव रेड्डी को अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने अपना रुख पलट लिया, क्या कर लिया, रुख पलट लिया, और वीवी गिरी को बोला कि आप इस्तीफा देके आ जाइए, आपको राष्ट्रपति बना देते, उसको इस्तीफा दिला करके चुनाव मैदान में आ गई वीवी गिरी। अब कई लोग ऐसे थे जो नीलम संजीव रेड्डी को चाहते थे, तो यूपी गठबंधन में भी दो जोड़ हो गए। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव अंतरात्मा के दौरान हुआ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, लोगों ने अपनी अंदरूनी आत्मा के आधार पर वोट डाला था उसमें, जब ये दोहरा सिस्टम चला था तो बराबर मत नहीं मिले थे 50%, फिर वीवी गिरी विजेता हुए थे 1969 में, ऐसा एक बार ही हुआ है, बाकी नहीं हुआ। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो जैसे एनडीए गठबंधन का कोई प्रत्याशी है तो एनडीए गठबंधन के बीजेपी के जितने भी एमएलए हो या बीजेपी के जितने भी सांसद हो ज्यादातर उसी को वोट डालते हैं, कांग्रेस के जितने भी है तो यूपी गठबंधन का जो प्रतिनिधि उसको ही वोट डालते हैं, उनकी पहली पसंद वही होती है। लेकिन 1969 में ये हो गया था कि नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच मुकाबला था, तो पहले नीलम संजीव रेड्डी को लेकर आए, फिर वीवी गिरी आ गए। ऐसी स्थिति में यूपीए गठबंधन के जो नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, वो दो भागों में बट गए और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव अंतरात्मा के आधार पर भारत में हुआ था और उसमें वीवी गिरी विजेता हुए। जब ये दोहरा सिस्टम, ये जो मत हस्तांतरण है, ये हुआ था एक बार, बाकी अमूमन पहली राउंड में ही राष्ट्रपति विजेता हो जाता है, जिसकी सरकार होती है वो हमेशा जीत जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था, सरकार कांग्रेस की थी, दोनों ही कांग्रेस के थे, नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, तो ऐसी स्थिति में दूसरी राउंड हुई थी 1969 में और उसमें वीवी गिरी विजेता प्राप्त हुई। आगे समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये तो राष्ट्रपति के चुनाव का फॉर्मूला था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वोट ट्रांसफर होते हैं। इस पद्धति का नाम ये पद्धति समझ आ गई आपको एकल संक्रमण। इसमें क्या होता है, वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपकी पहली पसंद का व्यक्ति नहीं जीत रहा है तो वो बाहर हो जाएगा चुनाव से, आपकी दूसरी पसंद कौन है उसके पास आपका वोट चला जाएगा। दूसरी पसंद वाला नहीं जीत रहा है तो तीसरी पसंद वाले के पास चला जाएगा। इस तरीके से वोट ट्रांसफर होता रहता है। अब देखिए ये तो राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए वोट लेते हैं, भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग लेते हैं। तो एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है उसकी हम बात करेंगे। एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, उसके लिए एक सूत्र है, कुल जनसंख्या 1971 के अनुसार, 1971 की जनगणना को आधार माना गया है, ध्यान रखना। 2026 तक ये रहेगी। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के दौरान ये किया गया, अमेंडमेंट किया गया भारतीय संविधान। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विधानसभा के सदस्य, लोकसभा की सीटें हैं, इनका निर्धारण कौन सी जनगणना को आधार मानकर किया गया है? 1971 की जनगणना को आधार मानकर किया गया है। और ये कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। ये कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? 84वें संविधान संशोधन 2001 के अंदर हुआ था। कुल जनसंख्या बटे 1971 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या कौन सी? 1971 की जनगणना के अनुसार बटे जिस राज्य का मत विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है उस राज्य की निर्वाचित होने वाले विधानसभा के सदस्य इंटू 1/1000। इस सूत्र से क्या होता है, एक एमएलए का मत मूल्य आ जाता है। एक एमएलए वोट डालता है, उसका मत मूल्य कितना है, वो इस तरीके से आता है। आपको पूछ लिया जाए कि एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या सूत्र है, तो कुल जनसंख्या यानी 1971 के अनुसार बटे जिस राज्य का विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है उस राज्य में कितनी सीटें विधानसभा की, वो इंटू 1/100 निर्वाचित होने वाले सदस्य, ध्यान रखना। तो ऐसा निकालेंगे तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मत मूल्य किसका है? सबसे ज्यादा मत मूल्य है उत्तर प्रदेश का, 208। सबसे कम मत मूल्य ये है सिक्किम का। सिक्किम का कितना है? 7। और राजस्थान का कितना? आगे हम बात करें। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? राजस्थान का मत मूल्य है वो है 129। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस विधानसभा का या किस राज्य का मत मूल्य है, तो उत्तर प्रदेश का एक एमएलए वोट डालेगा बराबर 208 का मत मूल्य माना जाएगा। सिक्किम एक एमएलए वोट डाल जाएगा तो सिक्किम में 7 मत मूल्य माना जाएगा। राजस्थान में कितना है? 129। ये तो हो गई मत मूल्य की बात, किसकी? एमएलए की। अब एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? ये तो एमएलए के मत मूल्य की बात है। एक सांसद है वो वोट डालने जाता है, उसके मत का मूल्य कितना होता है, उस चीज की बात करें। पहले ये लिख लो आप। अब देखो एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सूत्र है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मत,
सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मत का मूल्य बटे निर्वाचित सांसद बटे निर्वाचित सांसद। ऐसा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना हो गया, भारत में एक सांसद का मत मूल्य बराबर 708। 708 क्या हो गया, एक सांसद का मत मूल्य हो गया। ये तो हो गया चुनाव। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मैंने बता दिया पद्धति किस तरीके से वोट ट्रांसफर होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी सुनवाई कौन करता है। चुनाव को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाएगी, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसकी सुनवाई हमेशा सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद हो जाता है उसकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसकी सुनवाई करेगा। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, अनुच्छेद 71 के अंदर 71 के अंदर ये बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करेगा। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 ये बात कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो गया और वो विवाद है उसकी सुनवाई केवल और केवल एक ही न्यायालय करेगा जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। अब देखिए आगे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव करवाता कौन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। भारत निर्वाचन आयोग 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1950 के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना की गई और 1951 में इसने चुनाव कराए और भारत के अंदर पहली निर्वाचित सरकार बनी थी 1952 में। तो राष्ट्रपति के चुनाव हमेशा भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, ध्यान रखिए। अब भारत निर्वाचन आयोग कौन किस किस के चुनाव करवाता है, पहली बात तो इस चीज को समझ लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है और विधान परिषद सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, इतने सारे चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम, क्या जरूरत है, ये प्रश्न उठा होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज का चुनाव करवाता है। सरपंच के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जिला परिषद सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव ये भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव करवाने का काम करेगा। ये अनुच्छेद 324 कह रहा है। किन किन के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों का, विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव, ये चुनाव हमेशा भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन जिसे अपन कहते हैं, तो पंचायती राज जिसमें ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन दोनों, स्थानीय स्वशासन के दोनों चीजें, इनका चुनाव हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता।
तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी कौन होता है? चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव अधिकारी के रूप में कौन भूमिका निभाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना। हमेशा ही राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का जो महासचिव होगा वो चुनाव अधिकारी के रूप में काम करेगा। लोकसभा का जो महासचिव है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति में चुनाव अधिकारी के रूप में। ये महासचिव कौन होता है? ये महासचिव एक आईएएस अधिकारी होगा। आईएएस अधिकारी होता है जिसे लोकसभा का महासचिव बनाया जाता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है। बैलेट पेपर है वो सांसद आते हैं डालते रहते हैं, ये ध्यान रखता है कि इसमें डबल तो नहीं आ रहा है, वो उसके रूप में भूमिका निभाता है। लोकसभा का महासचिव और आईएएस अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसमें कौन सा राइट होगा? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। हमेशा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जब हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ेंगे तो उसमें विशेष रूप से बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष किन किन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, समितियों का गठन करने का भी काम करता है, और लोकसभा का महासचिव है उसकी नियुक्ति हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एक राज्यसभा का महासचिव भी होता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम आगे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं? 50 प्रस्ताव होने चाहिए। और अनुमोदक कितने होते हैं? अनुमोदक भी कितने होते हैं? 50। पहले ये आंकड़ा 10-10 था। 1997 से पहले 10 प्रस्ताव और 10 अनुमोदक। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? यानी ये व्यक्ति राष्ट्रपति को समर्थन करेंगे तभी वो व्यक्ति चुनाव मैदान में आ सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। 50 तो प्रस्ताव लाने वाले, 50 उसको स्वीकार करने वाले, टोटल कितने होंगे? 100। अब ये 100 व्यक्ति कौन होंगे जो ये कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए? ये कौन होंगे 100? दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर मिल जाएगा। ये कौन होंगे 100 व्यक्ति? आप और हम होंगे। हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना, अपनी बात मान ली जाएगी? नहीं, तो फिर कौन होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, अनुच्छेद 54 पढ़ा था हमने। राष्ट्रपति के मतदाता जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, वो क्या करेंगे? उनमें से 50 प्रस्ताव होने चाहिए और 50 अनुमोदन होने चाहिए। 50 प्रस्ताव लेकर आए कि ये व्यक्ति है, इसको राष्ट्रपति बनाया जाए। 50 व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आए और 50 ही व्यक्ति दूसरे वो क्या करे? उसको अनुमोदन करे, स्वीकार करे। तो टोटल मतदाताओं में से 100 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो ये कहे कि राष्ट्रपति बनना चाहिए। और आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि है वो जमा करवाई जाती है। जमानत राशि है वो पहले 2500 थी 1997 से पहले, वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 15,000। 15,000 है वो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले राष्ट्रपति के द्वारा जमानत राशि जमा करवाई जाती है। और ये किसको करवाई जाती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुना है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये जमा करवाई जाती है 15,000 रुपए की जमानत राशि। अब राष्ट्रपति की जमानत राशि है ये कब जब्त होगी? कब जब्त होगी? जैसे हर चुनाव के अंदर जमानत राशि जमा करवाई नहीं जाती, सरपंच के चुनाव में भी जमानत राशि कहते हैं कि उसकी जमानत जब्त हो गई, कहते नहीं कहते? अभी जैसे एमएलए वाले चुनाव हुए तो उसमें अपन ने कई बार कई सीटों में देखा कि उस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त का मतलब क्या होता है? कि जो राशि जमा करवाई जाती है उसमें निर्धारित आंकड़ा होता है कि इतने % अगर वोट नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में आपकी जमानत जब्त हो जाए, इतने % वोट मिलने चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए
चुनाव में निर्धारित मतों का कुल मतों का जितने वोट पड़े उनमें से अगर 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो ये जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जब्त कर ली जाती है। कुल मतों का 1/6 अगर मत नहीं मिलते हैं राष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में ये जो जमानत राशि ये क्या कर दी जाती है, जब्त कर दी जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। वापस बता रहा हूं कि एक सांसद का मत मूल्य 708 है, इतना याद रखना आपको। सबसे ज्यादा विधायक का मत मूल्य पूछ लिया जाए तो यहाँ 708 है, तो वहां 208 यूपी का है। सबसे कम एक विधायक का मत मूल्य किस राज्य का है, सिक्किम का है, कितने 7। राजस्थान का कितना है 129, और भारत में एक सांसद का मत मूल्य कितना है 708। अब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, 71 में लिखी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में जो किसके द्वारा करवाया जाता है, चुनाव करवाने का काम किसका है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। चुनाव अधिकारी कौन होता है चुनाव के समय, तो लोकसभा का महासचिव होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, हमेशा इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उससे पहले उसके 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 100 व्यक्ति उसके समर्थन में आएंगे तभी उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा वो चुनाव नहीं ऐसे कि घर से रवाना हुआ मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, कोई नहीं बनेगा। और वो 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक कौन होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता यानी राष्ट्रपति को वोट डालने वाले व्यक्ति। तो राष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं, अनुच्छेद 54 में हमने पढ़ा, संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनमें से होने चाहिए। 50 तो प्रस्ताव लाने होने चाहिए और 50 उसको अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले कितनी जमानत राशि जमा करवाई जाती है, तो 15,000 जमा करवाई जाती है। कहाँ होती है जमा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा होती है। और ये जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, जब कुल मतों का 1/6 मत नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्लियर हो गए, कोई बता रहा कोई डाउट नहीं है, हो सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन बात करेंगे अनुच्छेद 56 के लिए। धन्यवाद।